हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद मुक्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ कुछ भारतीय विचारकों के योगदान के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सारे टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बीएड हो, पीटीसी या फिर आप मास्टर कर रहे हो। हमसे ये पूछा ही जाता है भारतीय विचारकों के योगदान के बारे में। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है सावित्रीबाई फुले। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सावित्रीबाई फुले के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 मार्च और 1897 में हुआ था। औपनिवेशिक भारत में भारत की पहले नारीवादी माना जाता है और उन्हें प्रथम महिला शिक्षक होने का श्रेय भी दिया जाता है। ब्रिटिश युग के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्योतिबा फुले के साथ सावित्रीबाई का विवाह हुआ था। ज्योतिबा फुले एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के इंसान है। सामाजिक उत्थान का ऐसा कोई भी कार्य हो जिसमें उनकी भागीदारी ना हो। वो महिला शिक्षा के बारे में, महिला उत्थान, महिला पुनर्विवाह के बारे में काफ़ी बातें करते थे और उसकी वकालत भी करते थे। उन्होंने महसूस किया कि जब मैं समाज में इन सारी बातों को कर रहा हूँ तो इसकी शुरुआत मुझे अपने घर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सावित्रीबाई फुले का विवाह हुआ था, जो कि एक ग्रामीण महिला थी और उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त नहीं किया। तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर से शुरुआत की। सावित्रीबाई फुले का इन्होंने शिक्षा प्रारंभ किया। उस समय मिशनरी शिक्षा चलता था, मिशनरी शिक्षा प्रारंभ कराया। धीरे धीरे जब सावित्रीबाई फुले पढ़ने लगी, समझने लगी, उसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ सामाजिक कार्यों में काफ़ी भागीदारी देने लगी। फलस्वरूप हमने देखा कि इन्होंने महिला शिक्षा के लिए अभियान चलाया और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। और ज्योतिबा फुले के साथ ये बढ़ चढ़ कर आगे आने लगी। सावित्रीबाई फुले, ऐसा कहा नहीं जाता है कि जैसी कंपनी हमको मिलती है हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो ज्योतिबा फुले एक महान व्यक्तित्व के इंसान थे, जिनको देखते देखते सावित्रीबाई फुले भी बहुत ही ज़्यादा शिक्षित हो गई और चीज़ों को समझने लगी कि समाज में क्या कुरीतियाँ हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। सावित्रीबाई फुले के कुछ सिद्धांत भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो इनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसको मैंने कोशिश किया है कि आप सभी को कम शब्दों में बताया जाए। सबसे पहले इन्होंने 1848 में सावित्री और ज्योतिबा दोनों ने मिलकर विशेष रूप से एक महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें ऐसा पाया गया कि सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा इन विद्यालयों में महिलाओं की दाखिला अत्यधिक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। फलस्वरूप इन्होंने लगातार 3 महिला विद्यालयों की स्थापना की थी 1848 में, महाराष्ट्र में ही। उसके बाद 1850 में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ महार, मांग और दलितों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सोसाइटी की स्थापना की। महार जाति आप सब जी जानते होंगे अगर कि, तो ये एक अछूत जाति है जो कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो उनके अधिकारों और मांगों और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1850 में। उसके बाद 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। इस संगठन में महिलाओं के उनके अधिकारों और अन्य सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम किया गया था। और औपनिवेशिक काल में महिलाओं की जो दुर्दशा थी वो किसी से भी नहीं छिपी हुई है। तो ऐसे समय में 1852 में एक महिला सेवा मंडल स्थापना करना एक अपने आप में एक बड़ी बात ही थी। तो इसके बारे में इन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। 1853 के बाद 1857 में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की। जो सावित्रीबाई फुले के मूल सिद्धांतों में सत्यशोधक समाज की स्थापना करना ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उत्पीड़ित वर्ग को शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। इस समाज का उद्देश्य था अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का निर्मूलन करना।
ये शुरू से ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के ऊपर बातें करते थे और इनको हमेशा से ही ख़त्म करने का इनका प्रयास था। निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार जुटाना और हिंदू जीवन शैली में सुधार लाना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था, जो कि सावित्रीबाई फुले के मूल सिद्धांतों में से महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है।